एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस पहल में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम लेके आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स जो आते हैं। और वो कौन कौन से सोर्सेज से कवर होते हैं, चाहे वो द हिंदू के आर्टिकल हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल हो, चाहे पीआईबी के आर्टिकल हो, जो भी यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से संबंधित जो आर्टिकल रहते हैं हम यहाँ पे कवर करते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देखते हैं, सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं बल्कि मुझे स्टैटिक से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। अगर आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ या पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो घटना सूत्र टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और चर्चा करते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमने कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स में संबंधित हमने कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे देखे हैं। पेन हम चेंज कर लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं सबसे पहले। तो पहला आर्टिकल है दक्षिणी चीन सागर में उकसावे की जो नीति है चाइना की, उसके बारे में देखेंगे। 9 डैश लाइन के बारे में देखेंगे, क्या दक्षिण चीन सागर विवाद है, इसे भी देखेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल बेसिकली आया है, इसे कवर करेंगे। दूसरा, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक सम्मेलन। अभी हाल में क्या हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफी समिट्स हो रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। इसमें कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ आर्टिकल आए थे, उसे भी हमने देखा था। तो आज इसमें क्या क्या, पहले इसको हम पीआईबी के जो आर्टिकल वहाँ पे देखेंगे। तीसरा आर्टिकल है रूस, जापान और यूएई ने भारत की आतंकवादी विरोधी नीति का समर्थन किया है। तो इसमें कुछ खास फैक्ट्स नहीं है, इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। अगला आर्टिकल चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता का जो संकट है दक्षिण पूर्व एशिया में, उसे थोड़ा सा हम यहाँ पे नजर डालेंगे। फिर आरबीआई ने यहाँ पे भारत का जो सरकार है उसको अधिशेष हस्तांतरण किए हैं। बेसिकली अगर आप देखें, आरबीआई हर साल क्या करता है, जो ट्रांसफर करता है, जो उसको बेनिफिट होता है उसमें से एक हिस्सा ट्रांसफर करता है सरकार को, क्योंकि बेसिकली सरकार का ही अंग है। और आरबीआई एक्ट 47 में सेक्शन 47 बात करता है कि आरबीआई को फंड ट्रांसफर करने होंगे। बिमल जालान कमेटी बनी थी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। फिर पंजाब में नशे की समस्या है, द हिंदू में आर्टिकल से कवर करेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो फंडिंग दी थी, तो किस प्रोविजन के अंतर्गत दी थी, क्या क्या प्रोविजन आईएमएफ के अंतर्गत फंडिंग वाले, है ना, कौन कौन से उसे हम देखेंगे यहाँ पर। साथ ही जो उसका मैकेनिज्म है आईएमएफ का, वह भी हम यहाँ पे समझेंगे। फिर यहाँ पे आर्टिकल है सैयद अकबरुद्दीन, जो भारत के पहले अगर आप देखें विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, उनका आर्टिकल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर महात्मा गांधी जी का एक कोट है, आपको पता है कि जब कोई हमें थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा आग गाल आगे कर देना चाहिए। तो उसका जो रिलेवेंस है प्रेजेंट में क्या है, और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि हम उससे डर गए हैं। उसके जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसको हम यहाँ पे देखेंगे। आतंकवादी विरोधी नीति का इसके अंदर कई बार आर्टिकल देख रखा है, जिसे हम यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कल और लगातार कई दिनों से इसे कवर किया है। कुछ नया डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देख लेंगे। बात करते हैं पहले आर्टिकल की, जो बात कर रहे हैं चीन ने भी साउथ चाइना सी में उकसावे की गतिविधियों को रोकने के लिए फिलीपींस को कहा है। बेसिकली फिलीपींस और चाइना के यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ है। उस वजह से अगर ये स्टेटमेंट चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री वहां से आई है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो फिलीपींस है तो ऐसी पॉलिसी से थोड़ा सा दूर रहे, है ना। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसा कहा है। अब हम बात करें, थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं पहले। लोकेशन आप ये देख रहे हैं कि ये चाइना है, ये साउथ चाइना सी है। और साउथ चाइना सी बेसिकली अगर आप देखें, है ना, तो अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हर एक देश की अपनी सीमा होती है समुद्री नॉटिकल में, 12 नॉटिकल मील, और अलग अलग देशों में अलग अलग। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे लोकेशन, अगर आप देखेंगे तो वियतनाम की लोकेशन आप देखेंगे यहाँ पर। तो वियतनाम का जो ओशियन है उसका विस्तार यहाँ होना चाहिए, फिर मलेशिया का इधर होना चाहिए, फिलीपींस का भी इधर होना चाहिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, 9 डैश लाइन इसे बोला जाता है। 9 डैश लाइन चाइना कहता है कि ये जो दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना, तो ये जो एरिया है चाइना को बिलोंग करता है, ऐसा चाइना का मानना है, और ये 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। अब यहाँ पे दो आइलैंड भी उसने क्या किए हैं, आर्टिफिशियली बना रखे हैं, स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड। जिस आइलैंड के थ्रू क्या करे, जो ये कन्वेंशन है उसके फायदा उठाए और इसके जो 9 डैश लाइन है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, है ना। ये बेसिकली चाइना का पर्पज रहता है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज लाइक वियतनाम है, कंबोडिया है, इसके अतिरिक्त मलेशिया है, फिलीपींस है, जापान, ताइवान ताइवान है बेसिकली। तो इनसे क्या होता है, चाइना कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी को लेके बना रहता है, और इस मामले में यूएस व इंडिया इन सबका सपोर्ट अदर कंट्रीज को रहता है, चाइना को तो नहीं रहता। तो इस लोकेशन में और कौन कौन से देश है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे लाओस है, एकमात्र कंट्री जो लैंड लॉक्ड है इस एरिया में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ सकता है।
फिर आपको यहाँ पे वियतनाम, आपने देखो वियतनाम और चाइना की जो बॉर्डर यहाँ पे लगती है और इनके बीच में वॉर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इंडोनेशिया का लोकेशन आप देख लीजिए, और ये बोर्नियो आइलैंड है। ये एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। इसमें इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ब्रुनेई भी है। तीन कंट्रीज यहाँ पे आते हैं। तो तीनों का जो मैरीटाइम एरिया यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो सी में उनका जो एरिया है वो यहाँ पे एक्सटेंडेड होना चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे बात करता है चाइना। तो ये तो बात हो गई कि जो मुद्दा क्या है। अब अगर हम थोड़ा सा नजर डालें कि आखिर इसका रिलेवेंस क्या है, चाइना ऐसा करता क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल ट्रेड है, अगर आप बात करें, ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड का जो 30% अगर आप देखेंगे इसी एरिया से क्या होता है, निर्यात होता है। अब अगर हम बात करें, चाहे आप देखें यहाँ पे ये मलक्का स्टेट आपको पता है यहाँ से जाता है। चाइना आपसे पता है कि सप्लाई चेन में सबसे बड़ा योगदान करता है आज की डेट में पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो जो भी ट्रेड रूट होता है लगभग यहीं से, मैक्सिमम ट्रेड रूट यहाँ से होता है, इसलिए इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर अगर आप देखें, फिशरीज या मत्स्य जो क्षेत्र होते हैं, फिशरीज अगर हम बात करें, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डायनाइन डायसलाइन के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। चीन क्या करता है यहाँ पे, चाइना जो क्या करता है, यूएन क्लॉज का जो लॉ है उसको यहाँ पे वायलेट करता है। यूएन क्लॉज का जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने यहाँ पे डिसीजन दिया था, और उसने कहा था कि बेसिकली यहाँ पे मलेशिया, ब्रुनेई, इन ये एरिया इन लोगों को भी बिलोंग करता है, लेकिन चाइना क्या है, इस डिसीजन को यहाँ पे नहीं मानता। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 2016 में अगर आप देखें, पीसी है हैग में है, कहाँ है, हेग में, नीदरलैंड में है। उसने भी फैसला सुनाया कि जो 9 डैश लाइन है यूएन क्लॉज के अंतर्गत क्या है, लीगल नहीं है। यूएन क्लॉज बेसिकली क्या है, ओशन से रिलेटेड जो रूल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यूएन क्लॉज के बारे में। तो बेसिकली ये कहता है कि यूएन क्लॉज का जो लॉ है उसके अंतर्गत ये 9 डैश लाइन नहीं आती है, तो ये 9 डैश लाइन इलीगल है। बेसिकली इसको नहीं माना जाना चाहिए, ये बात है। इंडिया का जो अगर देखे पर्सपेक्टिव क्या है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कर बात स्वतंत्र खुली नौवहन नीति की बात करता है, यूएन क्लॉज के लॉ को मानने की बात करता है, आसियान देशों के साथ भारत कोऑपरेट भी करता है यहाँ पर। ये तो यहाँ पे बात हो गई। तो अब थोड़ा सा नजर डालें यूएन क्लॉज पर। यूएन क्लॉज के बेसिकली 1982 में 1982 में स्टैब्लिश किया गया था, और पीसीए का फैसला इसी के अंतर्गत 2016 में आया था। ये बेसिकली यहाँ पे हमने देख लिया। अब ये आर्टिकल हम देख लिया, आगे हम बढ़ेंगे और अगले आर्टिकल की तरफ देखेंगे, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक समिति के बारे में। और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट जो निवेशक सम्मेलन है, यहाँ पे आपको दिखे दिया है, आप पीआईबी में देख सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। तो पीएम मोदी ने इसे इनिशिएट किया है, और इसमें वो ईस्ट वर्ड है उसको मीन्स देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्ट वर्ड है उसको क्या मीनिंग देते हैं, एम्पावर अर्थात सशक्तिकरण, एक्ट अर्थात क्रियान्वयन करना, स्ट्रेंथन अर्थात मजबूतीकरण, और ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन करना। तो एक बेहतर नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पे आह्वान है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, कंप्लीट पैकेज की बात करते हैं टूरिज्म को, फिर जो माओइस्ट एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा अगर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के संबंध में हो, है ना। फिर अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट मेयरली कॉल्ड फ्रंटियर रीजन टुडे इज इमर्जिंग एज अ फ्रंट रनर ग्रोथ, तो मोदी ने इसे फ्रंट रनर ग्रोथ के रूप में भी कहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे जो महत्व उसको यहाँ पे रेखांकित करते हैं इस समिट में। अब अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे यहाँ पे प्रयास किए गए हैं। आप देखेंगे लगभग 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवेज और रेलवेज बनाए गए हैं। हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है। 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स का यहाँ पे विस्तार किया गया है, जिससे अगर आप देखें 4G 5G इंटरनेट का जो विस्तार है नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपरली हो पाया है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। गिव मी अ सेकंड। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से म्यांमार का जो कालादान पोर्ट है उसको यहाँ पे जोड़ेगा, सितवे पोर्ट को जोड़ेगा, और इसके थ्रू ये नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे क्या व्यापार, ट्रेड, ये सारी चीज आसानी से हो सके। क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर रूट है, इससे रोड के थ्रू माल जाना बहुत महंगा पड़ता है। सपोज करिए मिजोरम नागालैंड जाना है तो बहुत समस्या आती है, तो इस रूट से ओशियन के थ्रू आसानी से यहाँ पे जा सकता है। तो ये तो पहल हो गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी पहल सरकार ने की है, चाहे आप देखें एक्ट ईस्ट पॉलिसी सरकार ने, पहले आप देखेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, अब उसकी जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गई है, जिसमें सरकार क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्टिव हो रही है, चाहे उसको डेवलपमेंट के फेज में हो। पहले आप देखेंगे कि जो चाइना को लेकर के आ रहता था, कहीं ना कहीं हम पैसिव पॉलिसी अपनाते थे, डेवलपमेंट नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान में देखें भूपेन हजारिका जैसे पुल बनाए, सेला कॉरिडोर जैसे पुल बने, तो इससे क्या हो रहा है कि हम चाइना को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बिना डरे हम यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं। अब देखें जो नॉर्थ ईस्ट है इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप देखें साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू अब आप जाना चाहें, अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप देखें, तो आप यहाँ पे पाएंगे
इंडिया का मैप अगर आप देखते हैं, और इसको आप पाएंगे ये वाला रीजन पूरा साउथ एशिया को बिलोंग करता है। तो अब साउथ एशिया को जो कनेक्टिविटी देनी है, तो नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा विकास विकसित होता है, बेहतर होता है, तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इन सभी के साथ हम बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पे बना सकते हैं। फिर इसके अलावा और सरकार ने क्या किया, सरकार ने आप देखेंगे NEIDS 2017 में इसको शुरू किया गया है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या है कि जो अगर आप देखेंगे जो जो बड़े-बड़े शहर उनको यहाँ पे डेवलप करना, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको वहाँ पे दूर करने की बात हो रही है। फिर एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, डोनोर मिनिस्ट्री उसको बोला गया, MDONER, डोनर मंत्रालय। इसकी स्थापना कब की गई, 2001 में की गई। अब केंद्रीय फंडिंग दी गई, सेंट्रल फंडिंग दी गई 100% यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम हो, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट हो, तो इनमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सरकार ने प्रयास किए। इसके अतिरिक्त और सरकार ने प्रयास किया, आपने उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। उन देश का आम नागरिक के तो जो वहाँ के हवाई जहाज हैं, हवाई अड्डे हैं, उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास किया। फिर इसके अलावा सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की, भारतमाला प्रोजेक्ट जिससे सड़क कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके नॉर्थ ईस्ट में। रेल कनेक्टिविटी के लिए अगर आप देखें, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम को जोड़ा यहाँ पे। बोगीबील ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, बोगीबील ब्रिज के बारे में सुना होगा, जो भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, रेल और सड़क दोनों पुल है यहाँ पे। इस तरह से अगर आप देखेंगे पहले, इसके अलावा नेशनल बम्बू मिशन, बांस मिशन के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल बम्बू मिशन। बांस आधारित जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने बात की। फिर सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत की, है ना, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम की शुरुआत की, जिससे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, बौद्ध सर्किट्स हैं, ट्राइबल टूरिज्म, इसको यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके। स्मार्ट फेंसिंग सरकार यहाँ पे कर रही है। इसके अतिरिक्त IIT गुवाहाटी, NIT नागालैंड जैसी संस्थाओं की स्थापना करना। फिर ये सारी चीज़ यहाँ पे, हालाँकि कुछ चैलेंजेज़ हैं, हालाँकि वहाँ पे जो टेरेन है बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, वो चैलेंजिंग, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वहाँ पे कम दिखाई देता है। फिर इसके अलावा चाइना का जो इंटरफेरेंस है ये दिखाई देता है, और इसके अलावा जो भारत के जो अन्य हिस्से में अगर आप देखें जो भेदभाव है, उस वजह से फिर भी अगर देखेंगे वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं हो पाई है। ये बेसिकली हमने बात की यहाँ पे। अगला आर्टिकल बात करेंगे, रूस, जापान, यूएई ने भारत के आतंकवाद विरोधी नीति का समर्थन किया। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने क्या किया, भारत ने विभिन्न देशों में अपने दूत भेजे, अगर खासतौर पे जो पार्लियामेंट्स के मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे दूत भेजा, और वही उसी का परिणाम हुआ कि रसिया, जापान, यूएई ने क्या किया, उनकी बात हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और उन्होंने बताया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए सही है। और भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि बेसिकली अगर आप देखेंगे एंटी टेरर एक्टिविटीज या जो टेरर एक्टिविटीज उनको रोकने के लिए ऐसे एक्टिविटीज कभी ना कभी करने पड़ते हैं। और इस संबंध में बेसिकली यहाँ पे बात हुई, जापान ने भी यहाँ पे बताया कि भारत को यहाँ पे जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक जिसे भी बोला जाता है, उसमें भारत की जो योगदान है अहम है। और इस संदर्भ में यहाँ पे चर्चा हुई। तो कुछ यहाँ पे फिल्म्स रिलेटेड आर्टिकल नहीं था, हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में क्या आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बेसिकली हम बात करें कि जो चिकित्सा ऑक्सीजन होती है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। कोविड-19 टाइम में आपने देखा था। अभी क्या हुआ, द लेंसेट ग्लोबल हेल्थ कमीशन के अनुसार दक्षिण एशिया जो प्रशांत क्षेत्र है, पैसिफिक एरिया है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मांग 75% 96% है। कोविड-19 के बाद जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसकी कमजोरी को उन्होंने उजागर किया इस रिपोर्ट में, और कहा कि यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, इस वजह से अगर आप देखेंगे कि आगे भी चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे WHO की रिपोर्ट का भी हवाला मिलता है। WHO की 2021 की रिपोर्ट आई थी कोविड-19 के टाइम पे, यहाँ बताया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया उसमें ऑक्सीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें भारी चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा चैलेंज वहाँ पे दिखाई देते हैं। और WHO की एक रिपोर्ट भी, ऑक्सीजन एक्सेस स्केल अप रोड मैप, इसके तहत भी उन्होंने इस बारे में बताया था। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि जो पाइपलाइन है, जो स्टोरेज संबंधी प्रॉब्लम है, सिलेंडर की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ये दिखाई देती है। फिर डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियन की कमी भी दिखाई देती है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। ये सारे चैलेंज उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के बारे में उन्होंने बताया। अब इसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा आर्टिकल नहीं था, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जिससे हम यहाँ पे बताएं, हमने ऑलरेडी सारी चीज़ देख ली। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, हम बात करेंगे आरबीआई ने यहाँ पर 2024-25 के लिए 2.69 लाख करोड़ रुपए जो अधिशेष है उसको मंजूरी दी है यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे 2017-18 से, आप देखेंगे 17 से 18 से यहाँ पे ट्रेंड चला, आप यहाँ पे मैप में देख ही पा रहे, मैं बेसिकली फोटो में देख पा रहे हैं, ये 1,76,000, फिर आप देखो 57,000, लगातार बढ़ता गया, और ये 2,68,000 करोड़ रुपए, 69,000 करोड़ रुपए यहाँ पे भी आरबीआई ने दिए हैं, 2.69 लाख करोड़। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये होता क्या है, क्यों दिया जाता है ना। अब अगर हम बात करें, देखिए सरकार को पैसा मिलता है तो सरकार को तो फायदा होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन ये होता क्यों है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में अगर देखें तो आरबीआई हर साल क्या करता है, बॉन्ड ट्रेड करता है,
जैसे मान चलिए आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, आरबीआई ट्रेड करता है। उसने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, बॉन्ड बेचा, बॉन्ड बेचा, तो बॉन्ड खरीदा, उसमें जो भी बेनिफिट हुआ वो किसके पास गया, आरबीआई गया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे सरकार की थी, है ना, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो आरबीआई क्या करता है, जो फॉरेन करेंसी है उसको भी क्या कहता है, अपने पास रखता है। आपको पता होगा लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास भारत के पास फॉरेन करेंसी है। अब इससे क्या, जो जो इसका रेट फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे जाता है रुपए कंपेयर में, इससे क्या होता है, जो जो बेनिफिट होता है, सिर्फ डॉलर ही नहीं, अदर जो करेंसीज के थ्रू जो बेनिफिट होता है, उससे क्या है कि आरबीआई पैसे कमाता है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो एक्सचेंज रेट है जिसके बारे में मैंने बताया, तो इस तरह से आरबीआई के बहुत सारे सोर्स हैं, तो जिससे क्या करता है आरबीआई, जो बैंक को भी लोन देता है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में देता है, फ्री में तो देता नहीं है ना, जीरो इंटरेस्ट रेट में। तो इससे क्या होता है, आरबीआई पैसे कमाता है, तो आरबीआई के बहुत सारे इनकम के सोर्स होते हैं। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई की, तय करता है कौन सी धारा, धारा सेक्शन 47, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। 1934 जो एक्ट है वो बोलता है कि आर्टिकल जो सेक्शन 47 है, उसके तहत आरबीआई को जो लाभ हो रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना चाहिए। आरबीआई नीड टू ट्रांसफर द एक्सेसिव अमाउंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात करता है इसके बारे में। अब हम बात करें, सरकार ने इसके बाद 2024-25 में तो 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इससे पहले भी लगातार ट्रांसफर किए, लेकिन क्या शुरू से ही ऐसा होने लगा। अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि आरबीआई यहाँ पे बोल रहा था कि उसका जो रिजर्व्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये पैसा यहाँ पे आरबीआई अपने पास रखेगा। लेकिन बाद में इससे रिलेटेड एक कमेटी बनती है, बिमल जालान कमेटी, 2018-19 में। उसने एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने कहा कि जो रिजर्व मैकेनिज्म है और जो एक्सेसिव ट्रांसफर है, उसे आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। और आप जो जिस रिजर्व की बात कर रहे हैं, जिसे इकोनॉमिक कैपिटल रिजर्व बोला जा रहा है, आर्थिक पूंजी रिजर्व, उसको आप 5.5 से 6.5% तक आप रखिए, है ना? 6.5% आप रखिए, बिल्कुल 6.5% रख सकते हैं, क्योंकि जो स्टाफ रखेंगे तो कहीं न कहीं आरबीआई को जो मॉनेटरी, जो भारत का मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको आपको सरकार को देना होगा। अब आरबीआई के स्रोत तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें इस पे यहाँ पे देखें कि इम्पोर्टेंस, बेसिकली आपको पता है कि आरबीआई जो सरकार होती है, उसका बजटीय घाटा ज़्यादा होता है, उसको फुलफिल करने में, लोन को रीपेमेंट करने में, वेरियस जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको चलाने में यहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने देखा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरप्लस का जो ट्रांसफर है, उसका भारत सरकार के दृष्टिकोण से महत्व बताइए, है ना, क्या चैलेंजेस वर्तमान में सेंट्रल बैंक में दिखाई देते हैं। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट आर द कंसर्न एसोसिएटेड विद द टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी। सेंट्रल बैंक ऑटोनॉमी में क्या चैलेंज दिखाई देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, उसे यहाँ पे आप टैकल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ, बात करें पंजाब में नशे की समस्या, इससे संबंधित आर्टिकल देखेंगे। तो द हिंदू में एक साक्षात्कार आएगा इसका, पंजाब के राज्यपाल का, गुलाब चंद कटारिया, गवर्नर का। उन्होंने बेसिकली बताया कि राज्य में बढ़ती नशाखोरी, खासतौर पे युवाओं के बीच में, गहरी चिंता उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि जो ड्रग फ्री दावे के बावजूद राज्य में नशीली पदार्थ जो तस्करी लगातार जारी है। बेसिकली यहाँ पे मानना है कि अगर आप देखेंगे, इसकी लोकेशन आप देखेंगे, दो दो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक तो आप भारत की लोकेशन यहाँ पे देखिए। अब ये वाला रीजन ये पंजाब को बिलोंग करता है। अब पंजाब में क्या है कि पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू, मेरे सुरंग के थ्रू, या क्या होता है, यहाँ से ड्रग्स की तस्करी होती है, ठीक है। गोल्डन क्रिश्चियन के बारे में आपने सुना, गोल्डन क्रिश्चियन क्या होता है, यहाँ पे आप देखें म्यांमार, ये गोल्डन क्वेश्चन बता दें, जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है साउथ ईस्ट एशिया में, उसको कनेक्ट करता है। अब उसके थ्रू अगर आप देखेंगे, पंजाब में भी बहुत सारा ड्रग्स आता है, उसकी वजह से जो युवा है वहाँ का लगभग लगभग अगर देखें नशे के धुत में पागल रहता है। और ये समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है, और खासतौर पर ये मिडिल क्लास जो यूथ है उनमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस संबंध में यहाँ पे गवर्नर का स्टेटमेंट आया था। अब सरकार ने इसको लेकर कदम भी बहुत उठाए हैं, जैसे सिंथेटिक ड्रग का स्थानीय निर्माण करना, बेरोजगारी जागरूकता की कमी करना, है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, हमारी शान जैसे सोशल इनिशिएटिव अपनाना, पाकिस्तान में जो ड्रोन हमको उन पर कार्रवाई करना। लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस संबंध में यहाँ पे ये आर्टिकल था जो बात करता है कि चिट्टा हेरोइन जैसे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, वो भी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलित मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल पंजाब में नशे की समस्या को लेकर थे। अगला आर्टिकल बात करेगा आईएमएफ ने क्या स्पष्ट किया है इसके बारे में। अब देखिए आईएमएफ का सहमति तंत्र का हम बात करें। अब आईएमएफ है कि आपको पता है कि आईएमएफ क्या है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस किसी देश को होते हैं, वो वहाँ पे क्या करता है, लोन देता है। और 1944 में जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, उसके बाद दो संस्थाएं निकल के आई थी। पहला निकल के आई थी वर्ल्ड बैंक, दूसरा निकल के आई थी आईएमएफ। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के संबंध में वर्ल्ड बैंक लोन देता है ना। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस के संबंध में आईएमएफ लोन देता है, इतना तो आपको
पता है। अब अगर हम बात करें कि आईएमएफ जब मॉनेटरी सपोर्ट देता है तो उसके बहुत सारे लोन सिस्टम है, ठीक है ना? आपका कौन कौन से लोन सिस्टम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कहाँ गया पेन, कहाँ गया, चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं आईएमएफ की लोन सिस्टम। अब कौन कौन से लोन प्रोग्राम है, लोन प्रोग्राम आईएमएफ के जैसे पहला एक लोन प्रोग्राम स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम, स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो अस्थायी लोन यहाँ पे देता है, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा शॉर्ट टर्म का अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, पेमेंट क्राइसिस आया, तो यहाँ पे यह क्या करता है, मध्यम या छोटे अवधि के लिए, छोटे टाइम के लिए 12 से 24 महीने के लिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ। ठीक है ना? ये बेसिकली अगर आप देखेंगे अर्जेंटीना, ग्रीस वगैरह को इससे संबंध में यहाँ पे लोन मिला था। फिर इसके अलावा दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे ईएफएफ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसके बारे में बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल आया था। अब एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटीज में क्या करता है आरबीआई, जो मिड टर्म होता है, मिड टू लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड, स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी, इसके लिए स्ट्रक्चरल और संरचना संबंधी अगर आप देखेंगे सुधार के लिए यहाँ पे लोन देता है। और कितने टाइम के लिए देता है, 3 से 4 वर्ष के लिए देता है। धीरे धीरे किस्तों को पैसा वापस किया जा सकता है। भारत को अगर आप देखिए यही से लोन मिला था, स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी के थ्रू भारत को आईएमएफ से लोन मिला था। फिर तीसरा आईएमएफ का मैकेनिज्म है क्या, आरएफआई मैकेनिज्म। आरएफआई मैकेनिज्म में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। अब इसमें आरबीआई क्या करता है, बिना शर्त के लोन देता है। जैसे मान चलिए कोई डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई है ना, महामारी आ गया, कोविड 19 आ गया, तो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरबीआई यहाँ पे लोन दे। इसमें कोई आरबीआई की आप पॉलिसी नहीं बताता है कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, इतने में चुकाना है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस क्राइसिस हुआ, फाइनेंस बेसिकली आप देखेंगे नेचुरल क्राइसिस में ऐसे लोन आते हैं, तो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पे लोन आता है। फिर इसके अलावा और क्या थ्रू माध्यम है, पीआरजीटी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, इसके तहत आरबीआई क्या करता है, गरीब देशों को कंसोलेशन लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जीरो इंटरेस्ट लोन, जीरो इंटरेस्ट लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है आरबीआई, आरबीआई का नाम है आईएमएफ। ठीक है, तो इसके अगर आप देखेंगे इसके 3 प्रकार होते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के, स्टैंड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ईसीएफ, एससीएफ और आरसीएफ, इसके बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। और अगला हम यहाँ पे देखेंगे पांचवा टूल क्या होता है, फिफ्थ टूल क्या होता है, एफसीएल, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। इसमें क्या होता है कि जो विश्वसनीय देश होते हैं, जिन पे भरोसा होता है कि पहले भी उन्होंने लोन ले रखा है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो उनको बिना शर्त के यहाँ पर क्या करता है, आरबीआई लोन दे देता है। और लास्ट यहाँ पे हम देखेंगे, लास्ट हम देखेंगे पीएलएल, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, ये मध्यम जोखिम वाले देशों को देता है। यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं जिसके तहत यहाँ पे लोन मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा स्टैंड बाय मैकेनिज्म फैसिलिटी हो गया, फिर ईएफएफ के थ्रू हो गया, आरएफआई के थ्रू हो गया, जो आपदा में लोन मिला, पीआरजीटी के थ्रू लोन मिला जीरो इंटरेस्ट रेट पर, पीएलएल और एफसीएल के थ्रू यहाँ पे आरबीआई, तो आईएमएफ बेसिकली यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। ये तो हम यहाँ पे देख लिया। अब इसके लोन की विशेषताएं अगर आप देखें तो बेसिकली क्या होता है कि जो समस्या होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, उससे निपटने में मदद मिलती है। जैसे 1991 में जब भारत को इन्होंने लोन दिया, तो भारत को कितना लोन दिया था, $2.2 बिलियन का लोन दिया था, ईएफएफ के थ्रू मिला था। ईएफएफ आपको पता है ना, ईएफएफ के बारे में मैंने आपको बताया क्या, ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं और 3-4 वर्षों के लिए क्या करता है आरबीआई इसमें लोन देता है, जिसे आप धीरे धीरे किस्त के थ्रू चुका सकते हैं। इसके थ्रू आरबीआई ने यहाँ पे लोन दिया था। तब भारत को हालांकि सोना गिरवी रखना पड़ा था और भारत ने आरबीआई को ऋण को समय से पहले ही भारत ने चुका दिया, ऐसा नहीं कि अभी भारत का उधार पड़ा हुआ है। तो ये तो बेसिकली हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि हाल के जो परिप्रेक्ष्य में जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऋण दिया, तो पाक जो आईएमएफ के ऋण संबंधी प्रावधानों के बारे में बताइए, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। या क्रिटिकली एग्जामिन द कंडीशन लेंडिंग सिस्टम ऑफ द आईएमएफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ बोरोइंग नेशन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब कुछ टर्म्स भी होती हैं, जैसे अगर आप देखेंगे आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज न्यूज में आती हैं, थोड़ा आईएमएफ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, वर्तमान अगर देखिए 190 देश है आईएमएफ में। अब अगर हम बात करें आईएमएफ की जो गवर्नेंस बॉडी होती है, उसमें आप देखेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होती है, सर्वोच्च निर्णय लेता है ना, सर्वोच्च निर्णय लेने की सबसे हायर अथॉरिटी होती है, जो एक बार यहाँ पे बैठक करती है, एक बार बैठक करती है। ठीक है, प्रत्येक देश के जो गवर्नर होते हैं, वित्त मंत्री क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर में यहाँ पे शामिल होते हैं। फिर इसके नीचे कौन सी अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, कार्यपालिकी बोर्ड। इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, 24 निदेशक यहाँ पे शामिल शामिल होते हैं। ये दिन प्रतिदिन का काम यहाँ पे होता है। फिर आप देखेंगे नीचे क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। यहाँ पे आप देखें प्रबंधक निदेशक जिन्हें बोला जाता है, ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ठीक इस तरह से आप देखेंगे कुछ कमेटीज भी होती है आईएमएफ की, होती है जैसे आईएमएफसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी होती है 24 सदस्यों की। फिर डेवलपमेंट कमेटीज भी होती हैं। तो इस तरह से आप देखें बहुत सारा से यहाँ पे सिस्टम होता है। कोटा किस तरह से होता है कि हर देश का आर्थिक योगदान होता है, जो जीडीपी होती है उसके बेसिस पर यहाँ पे बेसिकली कोटा निर्धारित होता है। जैसे भारत के अगर देखेंगे आईएमएफ कोटा 2.275 है,
2.75 है। अब ये क्या है, भारत 7वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता आईएमएफ का है। जैसे अमेरिका का कोटा आप देखेंगे 16% है, तो अमेरिका सबसे बड़ा योगदानकर्ता। इस तरह से आप देखिए कोटा भी यहाँ पे डिसाइड होता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दूसरों का दर्द, इसके बारे में यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, मैं से कहूँ। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि जो सैयद अकबरुद्दीन है, बेसिकली अगर आप एक पूर्व कूटनीतिज्ञ हैं और पहले डिप्लोमेट भी रह चुके हैं भारत के। उनका कहना है कि भारत की जो प्रतिक्रिया है, भारत का जो रिएक्शन है, केवल सैन्य सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। हालाँकि ऐसा भारत ऑलरेडी स्टेप उठा रहा है। उनका बेसिकली मानना ये है कि भारत को नैरेटिव जो वॉरफेयर चल रहा है, उसमें भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। नैरेटिव वॉरफेयर का मतलब क्या? कि अभी क्या हो रहा है कि जब पाकिस्तान अपना नैरेटिव लेके आता है, तुर्की अपना नैरेटिव लेके आता है कि भारत अटैक कर रहा है, भारत एक अगर देखें आक्रामक शक्ति है, पाक अपना नैरेटिव। तो अब यहाँ पे ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो ग्लोबल फोकस होता है वो कहाँ होता है? यूक्रेन में होता है। यूक्रेन, रूस में आप देखेंगे। इसके अलावा इजराइल में, इज़राइल में भी कम ही होता है। यूक्रेन रूस में ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो इससे क्या होता है कि भारत के और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको नैरेटिव में भारत और पाकिस्तान को सिमिलर काउंट कर लेते हैं कुछ कंट्रीज़। तो यहाँ पे इनका मानना है कि जो नैरेटिव है वहाँ उसे यहाँ पे परसेप्शन है उसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार ने भी पहल उठाई है। जो जो भारत के जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनको रूस, जापान, यूएई, आज ही आर्टिकल आया था, यूएई भेजा। इसके अतिरिक्त अन्य देश भी भेजे, जैसे आप देखेंगे कहाँ भेजा है? कांगो भेजा है ना? इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया भेजा है। तो जहाँ पे क्या है वो भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताएं, भारत की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसके बारे में बताएं कि क्यों भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाए, क्यों ऑपरेशन सिंदूर या ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे आतंकवाद का समाप्त किया जा सके, आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पड़ते हैं। तो इस संबंध में वो उनका बेसिकली यही मानना है कि भारत को इस संबंध में यहाँ पे बात करने की और अपने जो नेरेटिव वॉरफेयर उसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है, जिससे भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय ऑरा है वो लगातार बना रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। ये आर्टिकल था। अब अगला आर्टिकल बात करेगा, समंदर प्रतिक्रिया नहीं देता, इस संबंध में बहुत अच्छा आर्टिकल है, रजनी बख्शी जी का आर्टिकल, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी कई बार देख लिया है। तो आतंकवाद के खिलाफ जो विरोधी नीति उसमें भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे यूएन में समिट बुलाना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय यूएन के जो स्थायी सदस्य को अपने खेमे में लेना हो, है ना, पाकिस्तान को घेरने की रणनीति हो, एफएटीएफ में पाकिस्तान को काउंटर करना हो, तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में कई बार देखा है। आज का जो मेन मुद्दा है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब समंदर प्रतिक्रिया नहीं देता इसके बारे में। अब ये क्या आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर आप देखेंगे, गांधी जी की स्टेटमेंट है कि अहिंसा हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं तो हमें इसकी भावना अवश्य समझनी चाहिए। जहां तक संभव हो हिंसा से दूर रहना चाहिए। रजनी बख्शी जी का मानना है कि जो वैश्विक हिंसा और ध्रुवीकरण के बीच वो बताते हैं कि अहिंसा कमजोरी नहीं है बल्कि नैतिक साहस है, और हमारे जो पेशेंस है, हमारे धैर्य है, उसका प्रतीक है। ये गांधीवादी मूल्य के बारे में इनको बताती है, इसको जोड़ने का प्रयास करती हैं। साथ ही जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है, आधुनिक शांति आंदोलन के रूप में उसे जोड़ने का प्रयास करती है। वर्तमान में आप देखेंगे कि क्या 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 मुद्दे दुनिया में चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मुद्दा आप ले लीजिए, भारत पाकिस्तान का मुद्दा ले लीजिए, रूस यूक्रेन का मुद्दा ले लीजिए, यूक्रेन का मुद्दा ले लीजिए, इजराइल का पैलेस्टीन का मुद्दा, इजराइल, गाजा का मुद्दा ले लीजिए, गाजा। ये सारे हिंसा आधारित हो रहे हैं। इन सभी में हिंसा देखने को मिली, चाहे पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जो टूरिस्ट हैं, उनकी जो हत्या आतंकवादी ग्रुप के द्वारा, फिर रूस यूक्रेन में यूक्रेन की मारे जाने की संख्या, फिर रूसियों के मारे जाने की संख्या। इजराइल गाजा में आप देखेंगे, गाजा में अभी कल ही आर्टिकल आया था कि लगभग 60,000 बच्चों मरने की संभावना है। अब इतनी बड़ी मात्रा में मानवीय हानि हो रही है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता। इस संबंध में गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, गांधी जी ने, अगर आप देखें, भारतीय जो दर्शन है, चाहे बुद्ध दर्शन की बात करें, जैन दर्शन की बात करें, अहिंसा की बात करते हैं। और वो बात करते हैं कि जो बड़े समंदर होते हैं जिनमें वजन होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। समंदर में आप एक लोटा पानी डाल देंगे तो वो आपके तो वापस आपके ऊपर नहीं पानी डालेगा, जाहिर सी बात है। तो बेसिकली मैंने ऐसे ही इसको बोला। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इससे संबंधित आर्टिकल में, तो महात्मा गांधी अहिंसा को केवल एक व्यक्तिगत नैतिक मूल्य नहीं मानते, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल हमारे जो इथिकल वैल्यूज है, बल्कि सोशल पॉलिटिकल जो चेंजेज है उसमें भी अगर देखें इनका यहाँ पे योगदान होता है। अहिंसा हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आज के समय में आप देखेंगे जो हिंसा है, वायलेंस है, ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन, एक्सट्रीमिज्म है, उग्रवाद है, या टॉलरेंस है, असहिष्णुता बढ़ रही है लगातार। और गांधी जी का यह सिद्धांत पहले से ज्यादा भी प्रासंगिक हो गया है कि जो जो बढ़ रही समस्या है इनको काउंटर कैसे की जाए, इनको काउंटर किया जाए अहिंसा की नीति अपनाकर। अब अगर बात करें वर्तमान में, आप देखेंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह की नीति आप देखें, गांधी जी की नीति की तुलना की जाए तो सत्याग्रह की नीति आप देखिए। वर्तमान में जिस तरह से किसान आंदोलन चले, शांतिपूर्ण विरोध हुआ, उसमें आप कहीं न कहीं देखें जो किसान आंदोलन से जीती हुई चाहे जीत हो, चाहे आप देखेंगे
अन्य जो आंदोलन जो शांतिपूर्वक चलते हैं उनको कहीं न कहीं अब ज़्यादा वज़न मिलता है, ज़्यादा वैश्विक जो केंद्र उनको मिलता है। तो आज भी इनका रोल यहाँ पे दिखाई देता है। अहिंसक विरोध कहीं भी अगर देखें सरकार को अभी भी प्रभावित करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन-सी नीति अपनाने की आवश्यकता है? गांधी जी का मानना है, गांधी जी का मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए। ये पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है, तो ये रूस भी एक परिवार है और यूक्रेन भी एक परिवार है। तो वर्तमान में अगर आप देखें रूस यूक्रेन की जो शांति है, अगर वसुधैव कुटुंबकम की जो शांति की नीति है उसको अपनाई जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसको बेहतर किया जा सकता है। फिर वर्तमान में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, वैल्यू बेस्ड शिक्षा भी नहीं दी जा रही है। अगर आप देखेंगे, सिर्फ आप देखेंगे अगर कहीं या तो भाषा आधारित विवाद देखने को मिल रहे हैं भारत में शिक्षा की नीति में। कोई भी अगर आप देखें वैल्यू आधारित शिक्षा को संबंधित में कोई विवाद नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैल्यू आधारित शिक्षा शामिल नहीं की जा रही है। एथिकल शिक्षा को, एथिकल जो एजुकेशन उस पे जोर नहीं दिया जा रहा है। इससे अगर आप देखेंगे कि समाज में, बच्चों में, युवाओं में जो इंटॉलरेंस असहिष्णुता लगातार बढ़ती जा रही है। कोएक्जिस्टेंस जैसी जो पॉलिसी थी, सहअस्तित्व की जो भारत की नीति थी, भारत की जो बुनियाद थी, वह यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। फिर सामाजिक क्षेत्र में आप देखें सांप्रदायिक सौहार्द नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली दंगों की बात करें, है ना? एक भी न्यूज़ में मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखें जो समाज की कमजोरियाँ हैं उसको ये मुद्दे उजागर करते हैं। फिर सोशल मीडिया में हेट स्पीच है, ट्रोलिंग है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। और वर्तमान का जो ध्रुवीकरण, पोलराइज़ेशन है, कट्टरता है, रेडिकलाइज़ेशन है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, फिर पॉलिटिकल जो अगर आप देखें स्वार्थ है, उनका राजनीतिक स्वार्थ है, इन सबको दूर करने के लिए कहीं न कहीं अहिंसा की नीति, सहअस्तित्व की नीति, जो बुद्ध जैन धर्म का सिद्धांत, जो गांधी जी के जो सिद्धांत है, उनको यहाँ पे जोर देने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। अब उसको कैसे इसका काउंटर किया जाए, क्या किया जाना चाहिए? अगर आप देखिए सुझाव के बारे में बात करें, शिक्षा में गांधी जी या गांधी दर्शन का समावेशन होना चाहिए, गांधी दर्शन का समावेशन होना चाहिए। विद्यालय स्तर पर अहिंसा के मूल्यों को सिखाया जाना चाहिए, है ना? इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए राजनीति में संवाद, सहमति की संस्कृति को बढ़ावा देने को मिलना चाहिए। किसकी? संवाद, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, सहमति को बढ़ावा देना चाहिए। फिर सोशल मीडिया में ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए सोशल मीडिया कंपनी की भी और जो लोग पोस्ट कर रहे हैं यूज़र्स की भी। सिविल सोसाइटी को पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है यहाँ पे आप देखेंगे। अवेयरनेस को लेके हो, है ना? जो कम्युनिटी पार्टनरशिप है उसको लेके हो, ये यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। अब अगर आप देखेंगे आज की दुनिया जहाँ वायलेंस, इंटॉलरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, उस संबंध में गांधी जी की जो पॉलिसी है, उसको यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है। अहिंसा का बेसिकली गांधी जी का मानना है कि अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, बल्कि साहस का प्रतीक है। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल हमने इतना ही देखना था। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।